प्रोग्रामिंग पे आने से पहले हम लोग कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ों पे देख लेते हैं, कुछ बेसिक कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन प्रोग्रामिंग में आएंगे। तो सबसे पहले कुछ जो चीज़ देखते हैं वो होता है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है वो हम लोग ज़्यादा से देखते हैं। इनपुट डिवाइस नाम से पता चलता है कि कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाल सकते हैं, उसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में आप लोग कह सकते हैं माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी जो डिवाइस है क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर आउटपुट प्रेजेंट करता है हमको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल अगर देखेंगे तो मॉनिटर हो गया। मॉनिटर क्या होगा हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होगा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले देखा बेसिक टर्म इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि नाम से ही हमको समझ में आता है कि इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इनपुट प्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट जिसके थ्रू कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है वो हमारे लिए आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक, सॉफ्ट कॉपी प्रिंटर हमारे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक तरीके का आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर हम लोग बात करें स्कैनर की, स्कैनर हमारे लिए जस्ट रिवर्स काम करता है कि हम लोग उस स्कैनर को हार्ड कॉपी देते हैं और वो अंदर हमको सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करके देता है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो प्रिंटर हमारे लिए क्या है आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा और स्कैनर हमारे लिए क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ पहला चीज़ था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जो सबसे एसेंशियल डिवाइस होता है कंप्यूटर के अंदर, वो इसको हम लोग मतलब जब 11th 9th या 8th में पढ़ते होंगे कंप्यूटर, जो लोग वो लोग पढ़े होंगे, तो इसको मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, फुल फॉर्म से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटेशंस होते हैं, जितने भी हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, वो जितने भी मतलब एक तरीके का कह सकते हैं कि मेन जो पूरा कंप्यूटर का डिवाइस होता है, पूरा कंप्यूटर जिस पे डिपेंडेंट होता है वो क्या होता है हमारा सीपीयू पे डिपेंडेंट होता है। जितने भी ऑपरेशंस हम लोग कंप्यूटर पे करेंगे वो कंट्रोल सीपीयू के ही थ्रू होगा। तो बेसिकली इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, बस बोल देंगे माइंड यूज फॉर कंप्यूटेशन यूज फॉर कंप्यूटेशन पर्पसेस। अच्छा, सीपीयू के अंदर एक्चुअली में हमारे पास एक्चुअली में 3 टाइप की मेमोरी यूनिट होती है। अगर मेमोरीज के बारे में बात करें तो 3 टाइप की मेमोरी यूनिट होती है। एक होता है इसको हम कैशे बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास। दूसरा मेन मेमोरी, इसको हम लोग रैम भी कहते हैं। और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, ये 3 टाइप की मेमोरी यूनिट्स होती हैं, जिनमें से 2 मेमोरी यूनिट जो होता है वो डायरेक्टली सीपीयू के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है। ये थर्ड टाइप की जो मेमोरी यूनिट होती है ये इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी, या फिर जनरली हम लोग जो पॉपुलरली मार्केट में नेम है हार्ड डिस्क इसी को कहते हैं, राइट। तो ये सीपीयू के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है एंड सीपीयू के बाहर, मतलब इंटरनली एक्सटर्नली दोनों ही क्या होता है अवेलेबल होता है। लेकिन ये तो जो चीज़ होती है मेमोरी सीपीयू जो होता है, दो से डायरेक्टली क्या होता है मतलब लिंक्ड आउट होता है, राइट। मतलब इनफैक्ट इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी, और इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी कहते हैं।
तो जैसे कि मैंने बोला कि मेमोरी सीपीयू के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है। ये जो दो टाइप की मेमोरी होती है डायरेक्टली क्या होती है सीपीयू से अटैच होती है, और ये थर्ड टाइप की जो मेमोरी होती है ये इंटरनल सीपीयू की प्रेजेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। जनरली अगर हम लोग कोई भी सीपीयू में अगर फाइल को रन करते हैं, वेदर वो फाइल ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव है, अगर कोई फाइल सेव होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, राइट। तो कोई भी अगर हम लोग फाइल रन करते हैं या तो क्रिएट कर सकते हैं या फिर सेव फाइल को हम लोग एडिट कर रहे हैं सपोज, तो वो जो एडिटिंग हो गया या फिर जो हम लोग क्रिएट करेंगे फाइल वो मेन मेमोरी में ही होता है, मतलब रैम में ही सारे जो भी प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं, जो भी हम लोग फाइल यूज़ कर रहे हैं वो सब रन कर रहे हैं, वो हमारा रैम में ही क्या होता है हमारे पास रन होता है। इसको टेम्पररी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग ऑनगोइंग प्रोसेस हम लोग रन कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर फाइल को सेव नहीं किए और हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है तो वो पूरा का पूरा फाइल क्या हो जाएगा, वापस जब सिस्टम ऑन करेंगे तो वैनिश हो जाएगा। इसलिए इसको हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी क्यों? ये क्योंकि ये परमानेंटली फाइल को क्या करता है, सेव करता है। जो भी हमारी सेव फाइल्स होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में ही प्रेजेंट होती है, ठीक। कैशे भी क्या होता है, एक टाइप का हमारे पास मेमोरी यूनिट होता है, बट इसमें बहुत जो मतलब नहीं होते ये रिसेंट फाइल, मतलब जैसे कोई आपने फाइल सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड फाइल्स ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, राइट। तो मतलब बहुत लो मेमोरी रखता है, बट जैसे ही आप कोई मतलब फाइल को रन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, उससे रिलेटेड जितने फाइल्स होंगे वो कैशे में क्या होते हैं, टेम्पररी पर्पज़ के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसको डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग बस अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक, कोई भी अगर जैसे फाइल सेव है हमारे पास, ठीक, वो फाइल को अगर हम लोग वापस क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं सिस्टम में, तो कोई फाइल अगर हमारे पास सेव होगी तो सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट होगी, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ पे जाएगी, मेन मेमोरी में जाएगी। तो वो ले जाने का काम कौन करता है, वो ले जाने का काम हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जितने भी हमारे पास प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन करते हैं उसका मैनेजमेंट का मतलब उसका ठेका वो लेकर रखा रहता है, राइट। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जितने भी प्रोग्राम वहाँ पे रन होते हैं कंप्यूटर पे, उसको वो क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक। अब आगे हम लोग इसमें और देखते हैं। अच्छा एक पॉइंट और इसमें इम्पोर्टेंट आता है कि हमारे पास मेमोरी 3 टाइप की क्यों होती है, मतलब होने का तो एक ही टाइप की हो सकती है, मेन मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, 3 डिफरेंट टाइप की मेमोरी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि मेमोरी हमारे पास 3 मेमोरी के स्टोरेज चैनल अवेलेबल होता है, क्या है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हमारे पास 3 टाइप की मेमोरी क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो सवाल ये आता है कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की मेमोरी क्यों होती है, मतलब व्हाई वी रिक्वायर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। उसका मेन कारण ये होता है कि सीपीयू भी एक तरीके का हमारे पास क्या मशीन है। जितने भी हमारे पास मशीन होते हैं तो जनरली इंजीनियर जो होते हैं कोई भी पर्टिकुलर मशीन जो होता है उसको हाईली एफिशिएंट बनाते हैं, वेदर वो इंजन हो या फिर तुम्हारा सीपीयू, उसको हम लोग हाईली एफिशिएंट बनाते हैं। तो वो हाईली एफिशिएंट बनाने के लिए सीपीयू की क्या होता है, कुछ मतलब एक जनरल प्रॉपर्टी नहीं होती कि अच्छी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए। जैसे अच्छा स्टूडेंट होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी तरीके से अच्छे मतलब एक आइडियल सीपीयू हम लोग क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, आइडियल सीपीयू क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ रखे। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम लोग फाइल प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो, यानी लो प्रोसेसिंग टाइम लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगे उसको प्रोसेस होने में, लो प्रोसेसिंग टाइम। दूसरा, उस पर्टिकुलर जो सीपीयू हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस सीपीयू का जो स्टोरेज हो वो क्या हो, मतलब ज़्यादा स्टोरेज हो, हाई मेमोरी स्टोरेज, हाई मेमोरी स्टोरेज। एंड जो तीसरा हम लोग इसमें चाहते हो क्या कि जो कॉस्ट हो वो अफोर्डेबल कॉस्ट हो, यानी लो कॉस्ट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज सीपीयू को प्रोसेस करना चाहिए, मतलब हमारे लिए 3 प्रॉपर्टीज मतलब सीपीयू प्रोसेस करे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटरी होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 डिफरेंट हमारे पास क्या होता है, मेमोरी यूनिट है, राइट। एक कैश है, एक मेन मेमोरी, एक सेकेंड मेमोरी। तो ये जो होता है इसको अगर हम लोग देखें ये क्या होता है, इसका लो प्रोसेसिंग टाइम होता है, लो प्रोसेसिंग टाइम।
मेमोरी स्टोरेज में क्या होता है, लो मेमोरी स्टोरेज। एंड इसका कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, हाईली एक्सपेंसिव। अगर हम लोग यही सेकेंडरी मेमोरी की बात करें जो जनरल हार्ड डिस्क होता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है हाई प्रोसेसिंग टाइम, हाई मेमोरी स्टोरेज, अफोर्डेबिलिटी देखे तो लो कॉस्ट। जो मेन मेमोरी होता है वो क्या होता है, मीडिया होता है, मॉडरेट कैसे मॉडरेट। तो जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि हमारे पास कैशे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। बहुत जल्दी तुम्हारा फाइल यहाँ पे, मतलब कोई भी अगर फाइल तुम्हारा कैशे में प्रेजेंट होगी तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, राइट। दूसरा, जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो मेमोरी स्टोरेज है बहुत ज़्यादा हाई मेमोरी स्टोरेज है, ठीक। और जो लो कॉस्ट इसका क्या है, मतलब अफोर्डेबिलिटी बहुत आसान है इसके लिए। हार्ड डिस्क कंपेरेटिवली कैशे से सस्ते में मिलते हैं, राइट। जितने भी हार्ड डिस्क होंगे वो कंपेरेटिवली जो पेन ड्राइव्स वगैरह होते हैं वो सब सस्ते ही आते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू कैश। तो इसलिए हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट रखते हैं, क्योंकि ये तीनों कंपेरेटिवली अगर इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली लें तो ये क्या करते हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज क्या कर सकता है, शो कर सकता है। इसलिए हमारे पास मेमोरी यूनिट 3 टाइप करते हैं कि ये तीनों कलेक्टिवली ये प्रॉपर्टीज जो आइडियल प्रॉपर्टीज सीपीयू को पोजेस करना चाहिए वो क्या कर सकता है, हमारे पास ये तीनों कलेक्टिवली कर देते हैं, ठीक। तो इसलिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मेमोरी स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो देखते हैं वो, अब जो हमारे पास सीपीयू होता है जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, सीपीयू जनरली एक ही लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। वो जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो क्या होता है हमारे पास, बाइनरी लैंग्वेज। सीपीयू जनरली बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। वो नॉर्मल लैंग्वेजेस जो होते हैं हमारे पास उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है, ठीक। तो अगर हमको सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करना है, अगर हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, इन जनरली हमको सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करना है। तो अगर हम लोग को सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करना है तो जो जनरल पहले के ज़माने में होते थे, बहुत लोग क्या करते थे कि बाइनरी कोड क्या करते थे, लर्न कर लेते थे। जैसे इनफैक्ट बाइनरी कोड लर्न कर लेते थे, बट ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हर एक टर्म का क्या होता है, अपना अपना एक बाइनरी कोड होता है। इनफैक्ट जैसे अगर मेरे पास स्मॉल है तो इसका एक बाइनरी कोड होगा, सपोज कुछ होगा 0 1 0 0 1 0 0 कुछ इस टाइप से होगा, राइट। और हमारे पास अगर कैपिटल है तो इसका भी बाइनरी कोड होगा तो इससे अलग होगा, राइट। 1 0 1 1 0 0 0 1 कुछ भी होगा, राइट। इनफैक्ट जो हमारे पास a प्लस b करूँगा या फिर a प्लस a करता हूँ मैं सपोज, तो यहाँ पे इसका अपना बाइनरी कोड होगा, इसका भी अपना बाइनरी कोड होगा, और इस प्लस साइन का भी क्या होगा, अपना एक अलग बाइनरी कोड होगा। तो अगर हमको सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे बाइनरी कोड को लर्न कर लो और फिर उसके बाद उसके साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग 1 लिखते हैं, राइट, इस 1 का भी अपना एक बाइनरी कोड होगा। -1 लिखते हैं तो ये माइनस साइन के कारण इस माइनस साइन का अपना एक बाइनरी कोड होगा, 1 का अपना एक बाइनरी कोड होगा। -1 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1, राइट। -1 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1। तो एक तरीका है सीपीयू से इंटरेक्ट करने का कि तुम सारे बाइनरी कोड को लर्न कर लो, उस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियस बात है पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे इंजीनियर्स कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेथोडोलॉजी बनाई, फिर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक हाई लेवल मशीन लैंग्वेज लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज लिखते हैं, और वो सॉफ्टवेयर इस हाई लेवल मशीन लैंग्वेज को हमारा बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, कह सकते हैं बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो इस हाई लेवल मशीन लैंग्वेज को एक बाइनरी कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। वो जो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली 2 टाइप के हैं। एक है जिसको हम क्या कहते हैं कंपाइलर, और एक है जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर।
इन दोनों में ये दोनों डिफरेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर क्या होता है कि जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, पूरा का पूरा प्रोग्राम को वो एक बार में क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बाइनरी कोड में पूरे के पूरे कंपाइलर क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम को बाइनरी कोड में एक बार में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट। जो यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा है उसको प्रॉपर्ली एक लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर जो होगा वो पूरा का पूरा प्रोग्राम को एक बार में ही क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाइलर होता है ना, कि अगर जैसे सपोज हमने प्रोग्राम लिखा, अपना एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम में बहुत एरर है, तो कंपाइलर क्या होगा कि पूरा प्रोग्राम को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो एरर जब शो करेगा ना तो वो लाइन बाय लाइन शो कर देगा। मतलब जैसे मेरा ये प्रोग्राम है, सपोज ये 1 लाइन, फर्स्ट लाइन है उसका, सेकंड लाइन है उसका, थर्ड लाइन है उसका, फोर्थ लाइन है उसका, फिफ्थ लाइन है, सिक्स लाइन है, सेवंथ लाइन है, ऐसे बहुत सारे मानो 20 लाइन है ठीक प्रोग्राम में। तो अगर जिस लाइन में एरर है तो जो कंपाइलर होगा वो क्या होगा, उस लाइन को बता देगा कि एरर जो होगा वो 5th लाइन में है। जनरली अगर हम लोग ऑनलाइन अगर कंपाइलेशन करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, उसमें क्या करता है कि जब हम लोग कंपाइल करें, जो कोड लिखेंगे और उसको जब हम लोग रन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली जो जिस लाइन में एरर है उस लाइन को क्या करता है, वो डार्कनिंग कर देगा। इसलिए ये लाइन, जिस लाइन में एरर है तो इस लाइन को क्या करता है, वो डार्क कर देगा। सिमिलरली अगर कोई दूसरी लाइन है तो उस लाइन को क्या कर देता है, वो हमारा डार्क कर देता है। तो उससे क्या हो जाता है, तुमको समझ में आ जाएगा कि जो प्रोग्राम है वो इस यहाँ एरर है। ठीक। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, हमारे पास प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो जब वो लाइन बाय लाइन बाइनरी कोड में प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, तो जैसे सपोज थर्ड लाइन में तुम्हारा एरर है तो इंटरप्रेटर इसको कोड करेगा, इसको कोड करेगा। थर्ड लाइन में जैसे एरर है तो यहाँ को क्या कर देगा, एरर शो कर देगा और नीचे वो आगे कंपाइल करेगा नहीं, यहीं पे वो स्टॉप होगा। समझ में बात? जबकि कंपाइलर ऐसा नहीं। कंपाइलर क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, एक बार में क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जहाँ एरर है तो वो ओवरऑल बता देता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, तो इसलिए जिस लाइन में एरर आ गया वहाँ पे वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, राइट। अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग को आगे स्टार्ट करने से तो एक चीज़ समझते हैं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक, जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट अपना एक मतलब क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशंस होता है। मैथ्स में भी जाएंगे तो वेदर यू आर स्टडिंग कैलकुलस, डिटरमिनेंट्स, कुछ भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस जो भी पढ़ रहे हैं, सबका अपना एक सर्टेन रूल होता है। उस रूल के थ्रू ही हम लोग प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट अगर इंग्लिश में जाएंगे तो उसका अपना एक ग्रामर होता है, तो उस ग्रामर के भी क्या होता है, रूल्स होते हैं। उस रूल्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, राइट। उस प्रॉपर सिंटेक्स के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को लिखेंगे यूज़ करके। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ग्रामर में क्या होता है कि अगर हमारा सपोज सेंटेंस में मतलब ग्रामेटिकल एरर है, मतलब इंडिया में लोग ग्रामर इंग्लिश उतना ही बोलते हैं जितना सामने वाले को समझ में आ जाए, राइट। तो अगर उसमें ग्रामेटिकल एरर है तो उसको लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है वो आदमी, और उसमें अगर ग्रामेटिकल एरर है तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर का जो IQ होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो कंप्यूटर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो प्रॉपर सिंटेक्स एग्जैक्टली उस प्रॉपर सिंटेक्स के थ्रू ही हम लोग को वो क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एंड अगर कुछ भी चीज़ मिस कर दिए तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एरर शो हो जाएगा, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो चीज़ प्रॉपर सिंटेक्स होता है, उसको हमको करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब आगे जाने से पहले हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जनरली कुछ टर्म्स होते हैं, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या होता है,
बेसिकली क्या होता है हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे इनफैक्ट अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। उनका एक मतलब पहले से कंप्यूटर को या फिर कह सकते हैं कंपाइलर को पहले से पता होता है कि उसका एक सर्टेन मीनिंग होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें कीवर्ड्स में, तो एक फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, इफ, एल्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं, अगर हम लोग स्पेसिफिकली इसी प्रोग्राम की बात करें तो फॉर, व्हाइल, इफ, एल्स और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये सबका क्या होता है, पहले ही एक सर्टेन मीनिंग होता है। कंपाइलर को इन सब वर्ड्स का पहले ही सर्टेन मतलब मीनिंग पता रहता है कि अच्छा अगर फॉर कोई बंदा फॉर लिख रहा है, फॉर लिख रहा है तो इसका मतलब वो लूप स्टार्ट करेगा। कोई बंदा व्हाइल लिख रहा है तो ये क्या करेगा, मतलब लूपिंग करेगा। इफ एल्स लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स में, जैसे सी कंपाइलर की बात करें तो वहाँ पे एक सर्टेन वर्ड्स ऑलरेडी क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, जिनका पहले से क्या होता है, अपना एक मतलब होता है। तो उन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। इसको हम लोग वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, राइट। मतलब आगे हम लोग वेरिएबल को भी डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, यूजर डिफाइंड वर्ड्स यूज्ड टू स्टोर अ पर्टिकुलर डेटा, यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल क्या होता है, यूजर डिफाइंड वर्ड्स यूज्ड टू स्टोर अ पर्टिकुलर डेटा, राइट। तो कीवर्ड वेरिएबल क्या होता है कि जनरली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास मेमोरी यूनिट होते हैं, ठीक, तो मेमोरी यूनिट्स जो होते हैं, तो इसी तरीके से जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो कंपाइलेशन में एक सेकंड कीवर्ड्स हो जाता है ना, हाँ। तो वेरिएबल को जब हम लोग बात करें, वेरिएबल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स जो होते हैं यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। जनरली जब यूजर क्या करता है, हमारे पास कुछ इनपुट डालता है कंप्यूटर में, सपोज जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर डेटा डाल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो उस पर्टिकुलर डेटा जो होता है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी यूनिट में जाता है, राइट। वो यहाँ हमारे पास एक मेमोरी यूनिट में जाता है और इस पर्टिकुलर मेमोरी यूनिट में एक ब्लॉक बन जाता है। वहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा क्या होता है, स्टोर हो जाएगा। एंड इसी ब्लॉक को जब नेमिंग करते हैं, जैसे मैंने इस ब्लॉक का नाम कर दिया एक्स, राइट, तो यही एक्स क्या कहलाता है, हमारे पास वेरिएबल कहलाता है। जनरली कहने का मतलब ये है कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम में आप कुछ डेटा डालेंगे, तो वो डेटा जहाँ स्टोर होगा वो एक मेमोरी यूनिट में जाकर स्टोर होता है और उस मेमोरी यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो उसी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक। अच्छा, कीवर्ड्स हैं तो आप मतलब वेरिएबल कीवर्ड्स नहीं रख सकते। जैसे आपने कोई ऐसे वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते जिसका नाम हो सकता है, नाम हो जाएगा हमारे पास फॉर, राइट। ये वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे आप फॉर लिखेंगे तो कंपाइलर समझेगा कि ये अब लूप लगाने वाला है। तो फॉर लिख के अगर आपको अगर वेरिएबल मतलब फॉर इक्वल्स टू अगर आपने ऐसे तरीके से रिटर्न नहीं किया तो यहाँ पे वो कंपाइलेशन एरर शो कर देगा, राइट। तो वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल लेने का भी एक सर्टेन रूल होता है, कुछ भी नहीं ले सकते। तो वेरिएबल कीवर्ड्स को छोड़ के जितने भी हमारे पास टर्म्स आएंगे उनको हम लोग एज अ वेरिएबल क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अगर वो एक सर्टेन रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक। तो वेरिएबल समझ में आएंगे। वेरिएबल क्या होता है, यूजर डिफाइंड वर्ड्स जो हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा को करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स used to सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होता है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस होता है हमारे पास, ठीक। इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी रहने देते हैं, ये वाला पार्ट पे फोकस करते हैं कि यूज्ड टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। फंक्शंस क्या होता है, कैसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन एग्जांपल लेते हैं, प्रिंटर,
तो जो ये प्रिंटफ है इसका काम होता है कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं या फिर जो कैरेक्टर लिख रहे हैं, कोई नंबर लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ है उसको क्या कर देता है कि प्रिंट कर देता है, राइट। मतलब इसका एक टास्क असाइन है उसको कि कोई भी चीज़ अंडरस्कोर में लिखा हुआ है तो उसको वो कर देगा, प्रिंट कर देगा। कोई इनफैक्ट कोई स्ट्रिंग भी कर देगा, प्रिंट आउट कर देगा, राइट। सिमिलरली हमारे पास स्कैनफ है, तो ये स्कैनफ क्या होता है, इनपुट लेने का काम होता है इसका, राइट। यूजर जो भी इनपुट डालेगा तो वो स्कैनफ के थ्रू डालेगा। तो मतलब एक फंक्शंस होते हैं कि ऐसे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनका असाइन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क कर सकता है, राइट। अब ये तो हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन थे, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। हम लोग अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिराइव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइन फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जो हम लोग खुद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप से फंक्शन को कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। जैसे अपने हमको कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना है, अपने मर्जी का कोई टास्क करवाना है जो कि लाइब्रेरी फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग अपने तरीके से अलग से क्या कर सकते हैं, फंक्शन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। तो फंक्शन का काम होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क को क्या करता है। अच्छा, सेट ऑफ रूल्स, जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप खुद का फंक्शन डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर को आप बताएंगे कि उसकी मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स देंगे कि अच्छा ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा इस तरीके से क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स वाला स्टेटमेंट है कि दिस इज फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन फंक्शन में काम होता है कि जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क दिया गया वो फंक्शन क्या होता है हमारे पास करता है, ठीक। तो अगर हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है जैसे प्रिंटफ स्कैनर, तो ये अपना टास्क कर रहे हैं, आप खुद का अपना फंक्शन बनाएंगे, तो जो आप सेट ऑफ रूल्स देंगे जिस कंपाइलर को, उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्या करेगा, हमारा ऑपरेट करेगा, ठीक। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास एक कीवर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो दो टाइप होता है। एक होता है हमारे पास स्टैटिस्टिकली टाइप और दूसरा होता है डायनामिकली टाइप। अब स्टैटिस्टिकली टाइप और डायनामिकली टाइप क्या होता है वो हम लोग इसमें देखते हैं। स्टैटिस्टिकली टाइप स्टैटिस्टिकली टाइप मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक, कहीं भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, वेदर यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग इन सी, C++, जावा, कहीं पे भी अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इन तीन लैंग्वेज में, तो यहाँ पे कभी भी कोई फंक्शन मतलब कभी भी कोई आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट, x, तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इसके डाटा टाइप को हमको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा int x या फिर मैं लिखूंगा फ्लोट x या फिर मैं लिखूंगा कैरेक्टर x, राइट। तो ये सब पर्टिकुलर मतलब हमको अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जैसे मैंने एक x वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया, तो यहाँ पे उसके पर्टिकुलर डाटा टाइप को करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये int x, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास x वेरिएबल है ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। हमारे पास अगर x कोई फ्लोट x मतलब यहाँ पे जो x वेरिएबल है ये हमारे पास डेसिमल टाइप का वेरिएबल है, ठीक। यहाँ पे जो हमारे पास x वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब भी हम लोग C++ या जावा में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस केस में जब हम लोग वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसके डाटा टाइप को क्या करना पड़ता है, हमको डिफाइन करना पड़ता है। जनरली ये चीज़ होती है हमारे पास C++ जावा में। और यहाँ पे जब आप ये चीज़ करते हैं तो जो प्रोसेसिंग होती है, जो कंपाइलेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, फास्टर होता है, बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिकली टाइप। डायनेमिकली टाइप समझने में कि यहाँ पे आपको डाटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिख दिया 10, तो सिंपली मैं लिख दूँगा x इक्वल्स टू, मेरा मन करेगा मैं लिख दूँगा 10.25 या फिर मैं लिख दूँगा x इक्वल्स टू स्ट्रिंग में आयुष, राइट। तो यहाँ पे पहला मेरा इंटीजर है, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट है, तीसरा आयुष है। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डाटा टाइप इसके डाटा टाइप को डिफाइन नहीं किया। ये जनरली पाइथन जो है वहाँ पे हम लोग डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग करते हैं। ये जनरली क्या होता है, स्लोअर प्रोसेसिंग होता है इसका एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिकली टाइप प्रोग्रामिंग से, ठीक। तो एक हो गया हमारे पास स्टैटिस्टिकली एंड डायनेमिकली टाइप। नेक्स्ट हम इसमें सीखते हैं प्री प्रोसेसिंग।
प्रोसेसर एंड हेडर फाइल्स। प्री प्रोसेसर एंड हेडर फाइल्स, इसको हम लोग क्या होता है हम लोग देखते हैं। देखो जनरली हम लोग जो कोड लिखते हैं, ठीक, ये हमारे पास कोड है जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। उस प्रोग्राम की फाइल में मतलब जब हम लोग कोड लिखते हैं अपना, उस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। उस फाइल को सेव करने के बाद क्या करते हैं, कंपाइलेशन में जाता है वो फाइल, राइट। वो फाइल कहाँ पे जाता है, कंपाइलेशन में जाता है, ठीक। और फिर वहाँ से क्या होता है, कंपाइलेशन मतलब अगर अभी जर्नी बता दें तो होता क्या है कि हम लोग ने यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लिखा, अपना एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक। ये पूरा प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम जहाँ पे मैंने जिस पर्टिकुलर वेदर टेक्स्ट एडिटर में लिखा, कहीं पे भी लिखा, नोटपैड में लिखा है, तो उस प्रोग्राम के फाइल को हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक। सेव करने के बाद हम लोग टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ पे इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं प्रोग्राम को। ये चीज़ होता है जो हम लोग आउटपुट में मतलब ऊपर ऊपर से हमको ये चीज़ दिखती है। अंदर क्या होता है, जो अगर डीप में जाएंगे तो वो हम लोग अभी देखते हैं अंदर क्या होता है। ऊपर ऊपर क्या होता है समझना है कि हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कहीं पे भी टेक्स्ट एडिटर में लिख दीजिए, नोटपैड में लिख दीजिए, कहीं भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं अपना, उस प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग सेव करते हैं उस फाइल को और टर्मिनल पे जाके जीसीसी में रन कर देते हैं, ठीक। लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास कोड है, जो हमारा फाइल सेव हुआ है, जहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है, ठीक, ये फाइल जो यहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ होता है, वो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, प्री प्रोसेस होता है, एक होता है प्री प्रोसेसर, उससे वो क्या होता है, प्री प्रोसेस होता है, जो कि एक दूसरे कोड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक। सेम मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज ये है, तो ये भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज ही रहेगा, ठीक। मतलब कोड जस्ट खाली एक सर्टन कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि अपडेट होना या फिर कुछ एडिशन नहीं कहेंगे, मतलब कुछ चीज़ एक्स्ट्रा इसमें क्या हो जाती है, इस कोड में आ जाती है, बाकी सब कोड एज इट इज़ रहता है, ठीक। वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ आती है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कोड हम लोग ने लिखा है, जो फाइल हमारा कोड का सेव हुआ है, वो प्री प्रोसेस होता है और एक दूसरे कोड में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। फर्दर ये जो कोड है हमारे पास, ये कोड फर्दर क्या होता है हमारे पास, कंपाइल होकर ऑब्जेक्ट कोड में आ जाता है, इसको लोग बाइनरी कोड भी कहते हैं, कंपाइल होकर ऑब्जेक्ट कोड में आ जाता है और फर्दर ये लिंकर के थ्रू एग्जीक्यूटेबल फाइल में आ जाता है, राइट। राइट, तो ये पूरा अंदर प्रोसेस होता है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास कोड होता है वो सबसे पहले प्री प्रोसेस होकर एक दूसरे टाइप के कोड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा नियरली सेम होता है, ठीक। और फिर ये फर्दर कंपाइल होकर और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट कोड लिंकर के थ्रू लिंक होकर एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या होती है, आती है, ठीक। इसको अभी हम लोग समझते हैं कि प्री प्रोसेसर में होता क्या है। ये तो एक पाथवे था, इसको बाद में वापस हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि प्री प्रोसेसरिंग होती क्या है। चलिए, जब हम लोग कोड लिखेंगे, जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो उस प्रोग्राम लिखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखें, स्टैटिस्टिकल टाइप सी प्रोग्रामिंग, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जब भी हम लोग वेरिएबल्स को वहाँ पे डिफाइन करते हैं तो उनके डाटा टाइप को भी क्या करना पड़ता है, हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि इंट एक्स, फ्लोट एक्स, कैरेक्टर एक्स, तो वहाँ पे उनको डिफाइन करने से पहले हमको उनके डाटा टाइप को भी क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग फंक्शंस को भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जब भी हम लोग फंक्शंस को भी वहाँ पे किसी प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या फिर लाइब्रेरी फंक्शन हो, उनको भी जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उनको भी हमको क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जनरली जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, उनको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। हेडर फाइल्स किस फॉर्मेट में होती है, जैसे उनको दिखाता हूँ। अगर हमारे पास कोई लाइब्रेरी फंक्शन एग्जांपल से देखते हैं, कोई हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन जैसे बहुत कॉमन है, प्रिंटफ, स्कैनर, राइट।
ये हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है। क्या काम होता था प्रिंटफ का? ये आउटपुट प्रिंट करता था। स्कैनफ का क्या काम होता था? ये इनपुट लेता था। ठीक, तो प्रिंटफ स्कैनफ जो हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है, इसके लिए जो हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं वो क्या करते हैं? हैशटैग इंक्लूड str.h, राइट। ये हमारे पास क्या होता था? हेडर फाइल यूज होता है इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन के लिए। ठीक, तो जब भी हम इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा फंक्शन अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन भी लिखेंगे, जब भी हम लोग अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं, इसको थोड़ा देर बाद बताएंगे, वरना कंफ्यूजन होगा। तो अभी बस इतना समझिए कि कोई भी अगर हम लोग फंक्शन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत फ्लुएंट हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टार्टिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। अभी बस इतना जानिए कि कोई भी हम लोग कोई फंक्शन प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक, कोई भी अगर हम लोग फंक्शन प्रोग्राम में लिखते हैं, तो जैसे हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उनके डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। एक्स को डिफाइन करते वक्त इंडेक्स लिखते हैं, मतलब इंटीजर टाइप का एक्स होगा तो इंडेक्स लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट होगा एक्स का तो हम लोग फ्लोट एक्स लिखते हैं, राइट। उसी तरीके से जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है। और उसको डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं? हेडर फाइल के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। हेडर फाइल का मतलब ये हुआ कि हैश के आगे कुछ पर्टिकुलर इंक्लूड में होगा, राइट। हैश के आगे इंक्लूड में कुछ चीज़ें होंगी, तो फंक्शन का समझ पाए। उसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो फंक्शन के समय हम लोग हैश को यूज़ कर सकते हैं। जनरली दूसरा हैश को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग मैक्रो वैल्यू, जैसे हैश डिफाइन x इक्वल्स टू x 4.4, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता, बहुत जगह लोग लिख देते हैं कि डिफाइन x इक्वल्स टू 4.4, मतलब x यहाँ इक्वलिटी नहीं होता, x स्पेस 4.4 होता है। जब आप प्रोग्राम में लिखेंगे इसको, तो बहुत लोग का कॉमन मिस्टेक होता है कि हैशटैग डिफाइन x इक्वल्स टू 4.4 लिखते हैं, जो कि कंपाइलेशन एरर शो कर देता है। हम लोग क्या लिखेंगे? हैश डिफाइन x, जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, और स्पेस 4.4, ठीक। तो उससे क्या होता है? इससे होता है कि पूरे प्रोग्राम में, पूरे आपके प्रोग्राम में वो पर्टिकुलर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप रिप्लेस, मतलब पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ x आएगा आपका, वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 4.4, ठीक। इसको फिर फर्दर हम लोग आगे मतलब चेंज नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें आगे हम लोग जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वहाँ आगे हम लोग ये सब चीज़ को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर हमने हैश यूज़ किया। दिस इज नॉट अ हेडर फाइल, दिस इज समथिंग एल्स, जिसको हम लोग मैक्रो भी कहते हैं, मैक्रो वैल्यूज, मैक्रो वैल्यूज। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैश होते हैं, ये जस्ट एक सर्टेन एग्जांपल है। तो मतलब कहने का मेरा मेन मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो टर्म हैश से चालू होता है, आपको बहुत सारे जब एग्जांपल्स दिखेंगे प्रोग्रामिंग के, तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैश से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, हैश से चालू होते हुए प्रोग्राम में दिखेंगे, राइट। ये बेसिकली हैश से जो भी चीज़ें लिखी होती है, हैश टैग में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, ये होती है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इनको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो स्पेलिंग गलत हो सकता है, फीलिंग में चलते हैं। हैश के आगे जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मतलब प्री प्रोसेसर का काम ये होता है कि ये जो हैश के आगे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, इन सारी चीज़ों को क्या करना? इंक्लूड करना। जैसे हैशटैग इंक्लूड str.h, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैशटैग इंक्लूड str.h। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्री प्रोसेसर जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जब प्री प्रोसेसर आएगा, वो हैश देखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस चीज़ को देखेगा कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये stdio जो है ना हमारे पास, stdio.h फाइल्स जितनी भी होंगी, stdio.h फाइल्स के एक्सटेंशन जितने भी होंगे, उनके अंदर इस फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस आते हैं, उन सारे फंक्शंस को क्या कर देगा? इंक्लूड कर देगा। समझ में आए बात? क्या कहना चाह रहा है? कहना मैं चाह रहा हूँ, ये चाह रहा कि प्री प्रोसेसर कैसे काम करता है, पहले ये समझते हैं। प्री प्रोसेसर, जब भी आप प्रोग्राम देखेंगे, जो प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आपको हैश का टर्म जरूर मिलेगा, ठीक। हैश का टर्म्स के आगे जितनी भी चीज़ें लिखी होती है उनको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्री प्रोसेसिंग करने भेजेंगे फाइल को, मतलब कंपाइल करने से पहले, फाइल का जब आप कंपाइलेशन करेंगे, अपने कोड का जब कंपाइलेशन करेंगे, उससे पहले प्री प्रोसेसिंग होगा। तो प्री प्रोसेसिंग जब करने भेजेंगे अपने फाइल को, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैश के आगे जितनी भी
चीज़ें लिखी गई हैं उसको प्री प्रोसेसर क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक। और वहाँ पे जो कमांड लिखा हुआ है कि हैशटैग इंक्लूड stdr.h, तो stdr.h फाइल्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। मतलब इंक्लूड करना है stdr.फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस आते हैं इसके अंदर, उन सारे फाइल्स को क्या करेगा, वो यहाँ पे इंक्लूड करेगा, ठीक। यहाँ पे हैशटैग डिफाइन x इक्वल्स टू x 4.4 है, हैशटैग डिफाइन x 4.4 है, तो इसका मतलब वो इंक्लूड करेगा, मतलब इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा कि जहाँ जहाँ पूरे प्रोग्राम में x लिखा हुआ है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसर x की वैल्यू 4.4 पुट कर देगा। मतलब प्री प्रोसेसर काम करता है, क्या काम करता है, हैश के आगे जो चीज़ लिखा है वो सारा काम करेगा। हैश के आगे इंक्लूड लिखा है तो stdr.h, तो इसकी फाइल्स को वो क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। प्रोग्राम में डिफाइन x को x 4.4 लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ प्रोग्राम में x की वैल्यू दिखेगी उसको वहाँ पे वो 4.4 डाल देगा। तो मतलब ये क्या होता है कि एक तरीके से नहीं कह सकते, जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम से पहले कुछ फाइनल टच करते हैं ना, तो उसी तरीके से कंपाइल होने से पहले जो फाइनल टच होता है प्रोग्रामिंग का, वो क्या करता है, हमारे पास प्री प्रोसेसर करता है, राइट। अच्छा, ये चीज़ होता है प्री प्रोसेसिंग में, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इतना जानते हैं, ठीक। अच्छा, stdr, यहाँ पे एक दिक्कत होगा, इंक्लूड stdr.h का क्या मतलब है, वो चीज़ बहुत लोग नहीं समझ पाए, वो हम लोग समझें। देखो, हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, सपोज, ठीक, stdio.h लिखा हुआ है, तो इसका मतलब stdio.h एक फाइल होता है, समझ में आई बात, stdio.h होता है, ये फाइल होता है, ठीक। बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को ये कंटेन करता है, जैसे printf, scanf, राइट, printf, scanf, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इनफैक्ट आपने जो अपना खुद का फंक्शन बनाकर खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन करते हैं आप, तो वो भी क्या होता है, stdio.h के अंदर प्रेजेंट होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है ये भी क्या होता है हमारे पास stdio.h के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये आता है, बहुत लोग सोचेंगे कि हम लोग हैशटैग इंक्लूड stdio.h नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग हैशटैग इंक्लूड stdio.h नहीं लिखेंगे ना, तो आपके प्रोग्राम में ये सारे जो फंक्शंस यूज करेंगे आप आगे की printf, scanf, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये फाइल इन सब फंक्शंस को यूज करने का अलाउंस देता है एक तरीके से। जब हम लोग हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, एक तरीके से प्री प्रोसेसर stdio.h फाइल को क्या कर देता है, प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देता है। उससे क्या होगा, उससे होगा कि हमारे पास एक्सेस हो जाएगा इन फंक्शंस को यूज करने का। और अगर हम लोग प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h नहीं लिखेंगे, तो आगे जो printf, scanf की चीजें लिखी हुई होंगी प्रोग्राम में, वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब का कोई मतलब सेंस ही नहीं रहेगा, वो एरर शो कर देगा। समझ में आई बात। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h क्यों लिखते हैं, क्योंकि stdio.h फाइल के अंदर जितने भी हमारे पास फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ वो क्या होता है, उसका एक्सेस दे देता है। सिमिलरली आगे जाके एक पढ़ेंगे हैशटैग इंक्लूड math.h, हैशटैग इंक्लूड math.h। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो sqrt हो गया, समझ में आएगा, मतलब स्क्वायर रूट sqrt एक्सेस मिल जाता है, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हम लोग प्री प्रोसेसिंग करते हैं, क्यों समझ में आ रहा है प्री प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोसेसिंग की मदद से जो हमारे पास हेडर फाइल्स होते हैं, फंक्शंस, मैंने बोला था कि फंक्शंस को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। फंक्शंस को डिक्लेयर हम लोग हेडर फाइल्स के थ्रू करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग हेडर फाइल्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल। stdio.h जो है ये क्या होता है हमारे पास, हेडर फाइल होता है, समझ में आया, हेडर फाइल्स होता है। तो फंक्शंस को यूज करने के लिए, जैसे कि वेरिएबल्स को हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम उसके डेटा टाइप को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग में हमको फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हेडर फाइल को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। समझ में बात। और हेडर फाइल को डिफाइन करेंगे तो इस फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे, और इस फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे तो प्री प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। विदाउट प्री प्रोसेसर आप फंक्शंस को यूज ही नहीं कर सकते एक तरीके से। समझ में बात। तो प्री प्रोसेसर थोड़ा भी समझ में नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा बैक करके वापस से वो चीज़ सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये होता है प्री प्रोसेसिंग, समझ में आया। आगे हम इसमें देखते हैं एक चीज़ और, प्री प्रोसेसर हेडर फाइल हो गया है। आगे इसमें जो हम लोग देखना चाह रहे थे, क्या देखने वाले थे, तो
तो प्री प्रोसेसर में ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट था। प्री प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, प्री प्रोसेस समझ में आगे बात। आगे हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जनरल हम लोग कर्व देखते हैं। जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बनाया था वो वापस सभी बनाते हैं। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कोड है, ठीक। अरे यार ऑब्जेक्ट कोड भी लिखता हूँ, चलो। जनरली आपने जब प्रोग्राम लिखा है, ठीक, आपने कोई प्रोग्राम लिखा होगा, वेदर टेक्स्ट एडिटर ले लो या नोटपैड ले लो, कहीं ना कहीं प्रोग्राम आपने लिखा होगा। वो प्रोग्राम की फाइल को आप सेव करेंगे, तो वो जब फाइल सेव होगा ना वो .c के एक्सटेंशन में सेव होगा। ये सपोज आपका फाइल है आयुष, मैंने नाम सेव कर दिया सपोज आयुष फाइल का, ठीक। आयुष मैंने नाम दे दिया फाइल का आयुष, ठीक। तो ये जो सेव होगा ना ये हमारे पास आयुष.c के फॉर्म में सेव होगा। किस फॉर्मेट में सेव होगा, आयुष.c के फॉर्म में सेव होगा, ठीक। अब ये फाइल अगर प्री प्रोसेस होगा तो प्री प्रोसेस होने के बाद जैसे ही फाइल हो जाएगा हमारे पास प्री प्रोसेस, ठीक। तो प्री प्रोसेस होने के बाद इस फाइल दूसरा फाइल आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष.i, मतलब कंपाइल होगा ये फाइल क्या होगा, कंपाइल होगा, ठीक। कंपाइलेशन के लिए जाएगा। तो कंपाइल होने से पहले जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो कंपाइल होने से पहले उस फाइल का जो एक्सटेंशन हो जाता है वो .c से .i में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात, आयुष.c से वो आयुष.i में क्या हो जाएगा कंपाइलेशन के बाद। और कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट कोड वो उसका फिर एक्सटेंशन हो जाएगा फाइल का आयुष.obj, ठीक। एंड फिर हमारे पास ये फाइल बाद में लिंकर होगा, लाइब्रेरी से लिंक आउट होगा। एंड फिर यहाँ पे जो फाइल बनेगा ये आयुष.obj बना, ठीक, एक्सटेंशन का। फिर ये जो हमारे पास यहाँ पे जो फाइल बनेगा ये फाइल का होगा a.out। समझ में बात। तो स्टार्टिंग क्या होता है वापस समझते हैं। स्टार्टिंग हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा वेदर टेक्स्ट एडिटर में लिखे या नोटपैड में लिखे और उस फाइल को सेव किया तो उसका एक्सटेंशन था आयुष.c। फिर प्री प्रोसेस होने के बाद इसका एक्सटेंशन हो गया आयुष.i, मतलब कंपाइल होने से पहले जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है आयुष.i होता है, ठीक। कंपाइल होने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड बना उसका एक्सटेंशन क्या हो गया आयुष.obj, ठीक। फिर लिंकर के थ्रू बाद में जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आया फाइल का वो हमको a.out आता है। तो समझने वाली बात ये है कि आयुष.c से आयुष.i आया, आयुष.obj आया, बट फाइनली हमको आयुष.out नहीं मिलेगा, a.out मिलता है। ये बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर आप फाइल किसी भी नाम से सेव करते हैं तो जो आपको फाइनली कोड करने के बाद जो आउटपुट मिलता है, कंपाइलेशन करने के बाद जो आपको एक आउटपुट फाइल मिलती है वो a.out के फॉर्म में होती है। बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में होती है, a.out के फॉर्म में होती है, ठीक। ये पॉइंट अच्छा बहुत लोगों को समझ में आना है लिंकर क्या होता है। तो लिंकर को हम लोग अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे। लिंकर को भी अभी समझ लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग प्री प्रोसेसिंग भी समझ जाएंगे एंड इससे हम लोग लिंकर भी समझ जाएंगे। तो ये एग्जांपल लेते हैं, एक मैं प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज बहुत सिंपल है, जैसे मैंने सपोज लिखा हैशटैग include stdio.h, ठीक। फिर उसके बाद name, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने लिखा printf सपोज आया, ठीक। और फिर मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम हो गया खत्म, ठीक। तो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे आप हर एक चीज़ का क्या करते हैं मतलब समझते हैं। देखो #stdio.h ये पर अभी भी जस्ट समझाया कि क्यों लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट एंड
आउटपुट। इसका क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h ये क्यों लिखते समझ में आई बात? क्योंकि हम लोग को कोई भी अगर कोई फंक्शन यूज़ करना है, बहुत जनरली आप कोई भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो printf तो मैक्सिमम टाइम आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आप कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, printf, scanf या फिर अपना खुद का भी बनाया हुआ फंक्शन को प्रोग्राम में रन कर यूज़ करना है, राइट, तो हमको ये हेडर फाइल यूज़ करना जरूरी पड़ेगा। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम में, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं। अच्छा, अब ये क्या है? इंट मेन। तो मेन जो होता है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं, ये जो हमारे पास मेन होता है, ठीक, मेन एक टाइप का क्या होता है हमारे पास? फंक्शन होता है। जैसा कि मैंने पहले भी फंक्शन की डिफाइन किया कि फंक्शन हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम में जो एक सर्टेन टास्क को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो मेन भी हमारे पास एक टाइप का फंक्शन होता है और इसका टास्क ये होता है कि जहाँ से पे मेन आपका लिखा हुआ है, इंट में लिखा हुआ है, ये हमको ये बताता है कि यहाँ से प्रोग्रामिंग तुम्हारा, एक्चुअल प्रोग्रामिंग तुम्हारा क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो इंट मेन कहीं भी लिखा हुआ है जिसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर लाइन से हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग क्या होगा? स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो मेन फंक्शन को क्या बताता है? मेन फंक्शन को बताता है कि हाँ, एक्चुअल प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक, दूसरा, अच्छा यहाँ आप देखेंगे इसका डेटा टाइप इंट लिखा हुआ है। इंट का मतलब क्या हुआ कि जो मेन फंक्शन है हमारे पास, हर एक फंक्शन को जब आप क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, तो उसका एक रिटर्न वैल्यू भी होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब आएंगे, तो उसको हम लोग अभी रख देते। जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, ये इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो हम लोग ये भी समझ आएंगे कि इंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो मेन फंक्शन का मतलब समझना है कि मेन फंक्शन का काम क्या होता है? मेन फंक्शन हमको ये बताता है कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब ये क्या लिखा है हमारे पास? डबल स्कोप। ये इस तरीके से, इस टाइप से हमारे पास स्कोप कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ एक चीज़ और नोटिस करना है कि जो फंक्शन हमारा, जब भी हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं? डिक्लेयर करने जाते हैं या फिर जब फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल होता है, जैसे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के एक प्रॉपर सिंटैक्स है, स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, जिसको हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। कोई भी आप फंक्शन को क्या करने जाएंगे? डिफाइन करने जाएंगे तो दो पैरेंथेसिस लगाएंगे ही लगाएंगे। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो चीज़ है ये क्या होता है हमारे पास? स्कोप होता है। स्कोप क्या बताता है हमको? स्कोप बेसिकली हमको एक वेरिएबल का एरिया बताता है, एरिया ऑफ वर्क। एक वेरिएबल का एक तरीके से कह सकते हैं एरिया ऑफ वर्क आता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग जब लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्कोप को और अच्छे समझेंगे। अभी बस इतना समझ सकते हैं कि एक तरीके का वेरिएबल का रेंज बताता है, वेरिएबल एक्सेस रेंज कह सकते हैं, वेरिएबल एक्सेस रेंज। वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस होगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू कहाँ तक एक्सेस होगी, उसके रेंज को क्या बताता है? हमारे पास स्कोप बताता है। ठीक, ये हो गया स्कोप। नेक्स्ट ये हमारे पास प्रिंटफ। प्रिंटफ जो होता है हमारे पास, प्रिंटफ जैसे कि हमने बोला एक टाइप का फंक्शन होता है, लाइब्रेरी फंक्शन होता है, जिसका काम होता है हमारा आउटपुट को क्या करना, मतलब प्रिंट करना। मतलब जिसका काम होता है जो इसके अंदर स्ट्रिंग लिखें उसको क्या करेगा? प्रिंट करेगा। समझ में आई बात? ध्यान रखेंगे प्रिंटफ इसी फॉर्मेट में लिखा रहेगा। प्रिंटफ का जब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंटफ के बारे में डिटेल में, वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रिंटफ इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आई बात? तो प्रिंटफ क्या होता है? एक टाइप का हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन होता है जिसका काम होता है कि उसके स्ट्रिंग, मतलब उसके जो डबल अंडरस्कोर होता है ना, डबल अंडरस्कोर, इस डबल अंडरस्कोर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको वो क्या करता है? हमारे पास प्रिंट करता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेमीकलन होगा। सेमीकलन बेसिकली लाइन ब्रेकर होता है। अगर हम सेमीकलन नहीं यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास प्रोग्राम होगा वो समझेगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब वो दोनों एक ही साथ है, बट ये एक्चुअली में क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हैं लाइन ब्रेकर होता है। समझ में बात? मतलब दे होता डिफरेंट चीज़। अगर आप इस यहाँ पे सेमीकलन नहीं लगाएंगे तो दोनों को कलेक्टिवली लेगा, साथ में ले लेगा, जो कि प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग में एरर डाल देगा। तो सेमीकलन लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। जैसे कि हर एक फंक्शन आप डिफाइन करते हैं ना तो उसका एक रिटर्न वैल्यू होता है। रिटर्न वैल्यू कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब समझते हैं इसको कि आपने फंक्शन को डिफाइन किया, वेदर वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन था या फिर वो सपोज था हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। ठीक, तो जो फंक्शन होता है ना उसका एक रिटर्न वैल्यू होता है। रिटर्न वैल्यू होने का मतलब ये हुआ कि आपने फंक्शन में जितने भी सेट ऑफ रूल्स लिखे, जो भी आपने सेट ऑफ रूल्स फंक्शन में लिखे, वो रिटर्न क्या करेगा? वो फंक्शन हमको आउटपुट क्या देगा? वो रिटर्न वैल्यू बताता है फंक्शन का।
जो हमने फंक्शन डिफाइन किया वो फंक्शन हमको आउटपुट में देगा क्या। जैसे मैंने कोई फंक्शन सपोज डिफाइन किया, वो बताता है हमको x इक्वल्स टू a प्लस b, जहाँ पे और भी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो हमको आउटपुट क्या देगा, इन दोनों का क्या देगा, एडिशन देगा, राइट। जो ये फंक्शन है वो आपको आउटपुट क्या देगा, इन दोनों चीज़ का एडिशन देगा, तो उसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। उसी तरीके से हमारे पास जो यहाँ पे जो फंक्शन था वो क्या था, मेन फंक्शन था। तो मेन फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू होता है वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0। अब ये रिटर्न वैल्यू क्या बता रहा है इसका समझते हैं। अच्छा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे जो मेन फंक्शन था उसका रिटर्न, आप यहाँ मेन फंक्शन देखा, आप देखें रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या था, मेन फंक्शन क्या बताता है आपको, मेन फंक्शन को बताता था कि एक्चुअल प्रोग्राम हमारा क्या हुआ, इस पॉइंट से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक। इसका रिटर्न वैल्यू का मतलब ये हुआ कि रिटर्न वैल्यू यहाँ इंट लिखा हुआ है, तो इंट मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, टाइप का मतलब इंटीजर टाइप का, समझना एक बात। फंक्शन जो इंटीजर टाइप का, रिटर्न जो 0 है, रिटर्न 0 हमको ये बताता है कि जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने मतलब रिटर्न 0 अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब मैंने ये कह रहा हूँ कंपाइलर को कि मैंने पूरा जो प्रोग्राम है वो अपना सक्सेसफुली लिख दिया। समझना एक बात, सक्सेसफुली लिखते बताओ एरर, तो यही हमारे पास क्या होता है, रिटर्न 0 बताता है। तो मेन फंक्शन हमको ये बताता है कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग चालू कहाँ से भी, और उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो हमको ये बताता है कि रिटर्न वैल्यू इंश्योर करता है इनफैक्ट कि जो मैंने प्रोग्राम ऊपर लिखा है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रोग्राम है और विदाउट एररलेस प्रोग्राम है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो एरर उसके अंदर नहीं है। समझना एक बात, तो समझ में रिटर्न 0 हम लोग क्यों लिखते हैं, रिटर्न 0 हम लोग इसलिए लिखते हैं कि जो इस फंक्शन का आउटपुट है, ये मेन फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमको ये बता रहा है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है, एक्चुअल प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है वो सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे क्या हो गया, हमारे पास एंड हो गया। ये हमारा एंड पॉइंट बता रहा है, एक तरीके से क्या बता रहा है, एंड पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम बता रहा है। समझता आप, ये क्या बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। तो मेन फंक्शन जहाँ लिखा होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और रिटर्न 0 हमारा क्या होगा, प्रोग्राम का एंड पॉइंट होगा। और 0 वैल्यू जो होता है वो हमको ये बताता है, वो 0 जो वैल्यू है वो हमको ये बता रहा है कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो सक्सेसफुली एंड हो गया है एररलेस। समझ में बात, तो सारा पॉइंट समझने के बाद वापस रिकैप कर लेते हैं। इंक्लूड stdr डॉट क्या होता है, stdr डॉट h फाइल उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर जो अपने टाइप के फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे उसको क्या कर सकते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। एंड में मेन फंक्शन हमको ये बताता है, ये लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट, कंपाइलर को नहीं पता चलेगा, हमको तो पता चल जाएगा क्योंकि वी आर जीनियस। कंपाइलर का IQ 0 होता है, तो कंपाइलर को पता नहीं चला कि प्रोग्राम कहाँ से चालू हुआ, तो इसलिए इंट में हम लोग लिखते हैं जो जिससे कंपाइलर को पता चलता है कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग हमारी यहाँ से चालू हुई, ठीक। फिर उसके बाद ये स्कोप है, ये स्कोप का मेन यूज क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल का एक्सेस एरिया बताता है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रिंटफ क्या होता है, हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो इसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। रिटर्न 0 बताता है रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन, और एक तरीके से एंड पॉइंट बताता है मेन फंक्शन को, मतलब मेन फंक्शन हमको यहाँ पे इंट बताता है कि फंक्शन एक्चुअल हमारा प्रोग्राम यहाँ से चालू हुआ है, और रिटर्न 0 बता रहा है कि प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अच्छा, अब हम लोग मेन काम हमारा यहाँ पे होता है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब लिंकर और प्री प्रोसेसिंग समझ में लेते हैं। देखो जो प्री प्रोसेसर, अब ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया, ठीक, अब इसकी फाइल मैंने सेव कर दी, अब मैं इसको ले जाता हूँ कंपाइल करने के लिए, ठीक। तो कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसिंग होगा, तो प्री प्रोसेसर आएगा, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि हैशटैग वाला टर्म तो कहीं नहीं है प्रोग्राम में। जैसे देखा कि यहाँ पे एक हैशटैग वाला टर्म है, तो ये देखेगा क्या लिखा है, हैशटैग इंक्लूड stdr.h लिखा है, ठीक। तो वो क्या करेगा प्री प्रोसेसर, इसको हटा देगा, इसको अब क्या कर देगा, मिटा देगा, और जितने भी stdr.h में जितने भी हमारे पास फाइल्स होते हैं प्रेजेंट, stdr.h में कौन फाइल प्रेजेंट होते हैं, printf प्रेजेंट होता है, scanf प्रेजेंट होता है, राइट। जितने भी हमारे पास फाइल यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है stdr.h के अंदर, जितने भी फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं stdr.h फाइल के अंदर, जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन प्रेजेंट होते हैं, printf, scanf, इनफैक्ट जो यूजर डिफाइन, जो हम खुद डिफाइन करते हैं फंक्शन, वो भी stdr.h के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो समझ में आएगा, इन सबको क्या कर देगा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल कर देगा, ठीक।
अब लिंकर क्या होगा, लिंकर हमारा इस वाले चीज को, ये जो टर्म है ना ये, इसको इसके साथ क्या कर देगा, लिंक कर देगा। समझ में आएगा, ये काम होता है हमारे पास लिंकर का, ठीक। और ये लिंकर इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन को यहाँ से क्या कर देगा, लिंक कर देगा। एक तरीके से वायर कनेक्ट करना, जैसे तुम्हारे पास सामान पहले प्री प्रोसेसर एक तरीके से है कि सामान ला के दे दिया तुमको, और लिंकर है कि उस सामान को एक्चुअल जगह से कनेक्ट कर दिया। समझना ये बात। प्री प्रोसेसर जब प्री प्रोसेस किए तो ये सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी यूज के लिए हमारे लिए, और लिंकर क्या हुआ, प्रिंटफ को यहाँ पे आके इससे कनेक्ट कर दिया। समझ में आया बात। तो कनेक्ट कर दिया, तो अब प्रिंटफ हमारे इधर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आप आउटपुट जब आप देखेंगे इस प्रोग्राम का तो वो आयुष आएगा। समझ में आया। तो लिंकर प्रोसेसर समझ में आए। प्री प्रोसेसर जो होता है, जितने भी हैश वाले फाइल्स दिखेंगे वहाँ पे कोड में, जितने भी हैश वाले फाइल्स कोड में दिखेंगे उन सबको वो क्या करता है, रीड करता है प्री प्रोसेसर, और जो जो कमांड दिए गए हैं उसको वो क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में बात। और लिंकर क्या होता है कि जब फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, जो हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक, उस फंक्शन को वहाँ से वो क्या कर देता है, इससे लिंक कर देता है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है आयुष को, जैसे यहाँ पे प्रिंटफ आयुष लिखा हुआ है, तो लिंकर क्या होगा, यहाँ प्रिंटफ फंक्शन को यहाँ से क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। ठीक, तो जिससे यहाँ पे आउटपुट तुमको आयुष दिख जाए। ये हमारे पास क्या होता है पूरा प्रोग्रामिंग। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होपफुली अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते बेटर रहता, बट ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए रिकैप नहीं करेंगे। तो होपफुली प्री प्रोसेसर और लिंकर समझ में आ गया होगा क्या होता है प्री प्रोसेसर लिंकर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो रिकैप करना है आज क्या करेंगे।